हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम डेली आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स पर प्रिपरेशंस करा रहे हैं। सो आज भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रेश और नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप सभी क्लास में जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टेलीविजन देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस है आपके सामने। चलिए, अगर आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली प्रिपरेशंस के लिए। सो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर उन्हें समझाएंगे कि वो समय का सदुपयोग करें, तो टेलीविजन देखने से होने वाले नेत्र रोग के बारे में बतलाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टेलीविजन ना देखा करें, टेलीविजन देखने को मना करेंगे। क्या करेंगे आप जब आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते और पढ़ते समय टेलीविजन देखते हैं? ये तो घर घर की बात है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उन्हें समझाएंगे कि पढ़ते समय टेलीविजन ना देखा करें। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहां पूजा के समय लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थियों का ध्यान उस ओर चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। इसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि इससे धर्म का प्रचार होता है। मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउडस्पीकर का प्रयोग ना किया करे। सभी अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वे इसका विरोध करें क्योंकि इससे बच्चों का अहित होता है। जब मंदिर के संचालक को स्पीकर बंद करने का आदेश देंगे। कंडीशंस भी दिए हुए हैं और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपके सामने। कौन सा ऑप्शन सबको उचित लग रहा है आपको? टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है ये, आपके लगभग सभी टीचिंग एग्जाम्स के एग्जाम्स में आते हैं, खासकर केवीएस एनवीएस, आपकी ईएमआरएस, इसके अलावा यूजीसी नेट, इन सभी एग्जाम्स में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट होता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जुड़िए हमारे साथ, प्रैक्टिस कीजिए। सो द राइट आंसर इज, मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे, ठीक है, कि विद्यालय के समय लाउडस्पीकर का प्रयोग ना किया करें। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे उचित लग रहा है और बहुत सही बात है। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं क्या है। कोई विद्यार्थी जब सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है तो आप क्या करेंगे? उसके सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देंगे। शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग ले तथा विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके अभिभावक को समझाएंगे कि वे विद्यार्थी को सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिसकी जानकारी उनके अभिभावक को देंगे। चलिए, क्वेश्चन आपका 57 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। कोई विद्यार्थी जब सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है, मतलब हिचकिचाता है, तो उसे क्या सलाह देनी चाहिए, क्या उसे बताना चाहिए, क्या करना चाहिए एज अ टीचर? शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग ले तथा विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उचित आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। देखते हैं, आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ऑप्शन है आपके सामने। टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कुछ जरूरी बात हो, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, रिसीवर को नीचे रख देंगे, या टेलीफोन नहीं सुनेंगे।
मतलब आप पढ़ने बैठ रहे हैं और उसी वक्त कोई फोन आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उचित लगता है, क्या करना चाहिए बच्चे को? सो यहाँ पर देखिए, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे क्योंकि शायद कोई जरूरी बात हो, हमें सब तरफ अलर्ट रहना चाहिए। सो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। चलिए, क्योंकि हमको बिल्कुल दुनिया से अलग भी नहीं रहना है, सामाजिक होके हमको चलना है, सामाजिक लोगों के साथ जुड़कर हमको चलना है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजी भाषा में अध्ययन, उच्च शिक्षा प्रदान करना आपके नजरिए में क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आपको सारी पुरानी क्लासेस अवेलेबल है, आप उसको कभी भी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर अंग्रेजी भाषा में भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि हमको, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा, हमको समाज के साथ, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो हर स्थिति में हमको ढलना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 60। अब यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि प्राइमरी की लेवल की जो शिक्षा है वो उनको मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात हो रही है, तो उच्च शिक्षा आपको मातृभाषा में ही अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो सकती है, लेकिन प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। विद्यार्थियों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, कक्षा में नोट्स देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रभावी शिक्षण के लिए इनमें से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? मतलब कौन से ऑप्शन को अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी लगेगा, बच्चे ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ पर आंसर? व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, मतलब जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के पश्चात केवल बुक रीडिंग से बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर आप उनको कोई व्यवहारिक एग्जाम्पल दे, उदाहरण ले, उनके निजी जीवन से संबंधित कोई उदाहरण दे, तब वो उस चीज को समझ पाएंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे, संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो सबसे सटीक आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। नोट कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर को। अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? ऑप्शन है, इसका प्रयोग शिक्षक के लिए एक बोझ है, इनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डालता रहता है, इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री को हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसके माध्यम से भी पढ़ाई की जा सकती है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो आपकी दृष्टि में शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस प्रकार का है? श्रव्य मतलब जिसको बच्चे सुनकर पढ़ते हैं, दृश्य मतलब जिसको बच्चे देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इसके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ गई है, मतलब
श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से बच्चों में पढ़ने की जो रुचि है वो बढ़ गई है। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में क्योंकि वो उस चीज को सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 62। विद्यार्थियों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि वे अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे उनकी अभ्यास शक्ति कम से हो जाएगी और वे आगे नहीं सीख पाएंगे, इससे विद्यार्थी सुविधा भोगी हो जाएगा, या उपयुक्त सभी। चलिए, विद्यार्थियों को गणित शिक्षण के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। क्यों नहीं करने देना चाहिए? इससे क्या होगा, उनकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वे आगे नहीं सीख पाएंगे। मतलब वो पूरी तरह से कैलकुलेटर पर ही आश्रित हो जाएंगे। वे जो नंबर्स है उनको याद नहीं रख पाएंगे, तुरंत से वो काउंट नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा के लिए कैलकुलेटर के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना देना चाहिए बच्चों को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है अंत्याक्षरी का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, परिचर्चाओं का आयोजन, उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति बोला गया है को विकसित करने का तरीका। तो देखिए, अंताक्षरी का आयोजन भी हम कर सकते हैं। अंताक्षरी का आयोजन से बच्चे खुल जाते हैं, मतलब वो फ्री हो जाते हैं, अपनी भावनाओं को गानों के तरीके से व्यक्त करते हैं। तो एक तरीका हो सकता है। भाषण प्रतियोगिता आयोजन भी है जहां पर बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं, वो अपनी भावनाओं को भाषण के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल। और परिचर्चा का आयोजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे ही तो तरीके हैं वो बिल्कुल सही है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास करने के लिए सारे तरीके बिल्कुल उपयुक्त हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, या विद्यार्थियों में जिज्ञासा विकास करेंगे? कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सो देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, मतलब उनको इस तरीके से पढ़ाए कि उनको और जानने की इच्छा हो, वो आपसे और जानना चाहे, आपसे और पढ़ना चाहे, तभी उनका ध्यान विकसित होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सभी का ध्यान बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए, सोच समझ के आंसर करेंगे। आपके विचार से विद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे विद्यार्थियों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, शिक्षक कुछ दिनों तक शिक्षण से मुक्त रहते हैं, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, या अभिभावक प्रसन्न होते हैं। तो विद्यालय में शैक्षिक भ्रमण मतलब बच्चों को आप कहीं ट्रिप पर ले जाइए, एजुकेशन ट्रिप पर ही ले जाइए जहां पर बच्चों को आप कुछ दिखाकर सिखा सके, पढ़ा सके। इससे क्या होता है और ऐसा क्यों करना चाहिए? शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक क्यों है? तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहे हो तो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर लेके जाइए। वहां बच्चों को आप किसी चिड़ियाघर पे लेके जाओ, किसी आप वन्य अभ्यारण्य में लेके जाओ, जहां पर वो विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, रहन सहन के बारे में। तो वो चीजें उनको ज्यादा अच्छे से समझ में जब वो सामने से उस चीज को देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 66।
विद्यार्थियों में शामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? ऑप्शन है अच्छे लेख वाले पत्र का उदाहरण देना, शिक्षक द्वारा स्वयं शामपट्ट पर कार्य करना, सभी विद्यार्थियों को समय समय पर शामपट्ट पर अभ्यास कराना, अच्छे लेख और शामपट्ट कार्य के महत्व पर भाषण देना। तो विद्यार्थियों के बीच अपने शामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है शिक्षक द्वारा स्वयं शामपट्ट पर कार्य करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो, और किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण हो सकता है? जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके विस्तृत ज्ञान से, आपके उचित शब्द प्रयोग से। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार हो सकता है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो यहां पर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा आपका श्रोता के स्तर को जानकर। मतलब जो सुनने वाला है उसके स्तर को अगर आप जान जाए तो उसके हिसाब से आप अपने बात को कहेंगे तो वो समझ पाएगा। चलिए, सो आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, आपकी नजर में कौन सबसे अच्छा शिक्षक है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता हो, जो सुस्पष्ट बोलता हो, जो शामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो। क्वेश्चन नंबर है 68, आपकी नजर में कौन सबसे अच्छा शिक्षक होगा? चार आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो आंसर बहुत क्लियर है यहाँ पर, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, इजी करके समझाए, कठिन से कठिन पार्ट को वो इजी करके समझाए, तो वही आपकी नजर में सबसे अच्छा शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि आपको किस तरीके से ये चीज समझ में आएंगी। चलिए, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित अध्ययन संप्रेषण के प्रभावी कारक होते हैं। तो अध्ययन संप्रेषण के प्रभावी कारक क्या हैं? ऑप्शंस है सुंदर छपाई, पुस्तक की गुणवत्ता, श्रोता की दृष्टि, श्रोता की रुचि। संप्रेषण के, अध्ययन संप्रेषण के प्रभावी कारक। तो अध्ययन संप्रेषण के प्रभावी कारक हैं सुंदर छपाई। जब बुक में अच्छे से चित्र वगैरह बने होंगे, आपको एग्जाम्पल वगैरह दिए होंगे, समझाया होगा, तो भी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, वो चीजें इफेक्टिव होती हैं। आप बुक को बार बार खोल के पढ़ना चाहोगे, समझना चाहोगी। ठीक है, तो ये भी एक कारक है प्रभावी संप्रेषण का, अध्ययन संप्रेषण का। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, संप्रेषण हो सकता है पुस्तक एक पाठक के मध्य, समस्त प्राणियों के मध्य, समस्त निर्जीव वस्तुओं के मध्य, गूंगे बहरे एवं सामान्य व्यक्ति के मध्य। तो किनके बीच संप्रेषण हो सकता है? तो यहां पर देखिए, आंसर क्या सही लग रहा है आपको? बिल्कुल,
पुस्तक एक पाठक के मध्य संप्रेषण हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 71। कक्षा में प्रश्न पूछे जाने को शिक्षक इसलिए प्रोत्साहित करते हैं कि इससे निरस्ता दूर होती है, निरस्ता यानी कि बोरियसनेस, ठीक है। इससे विद्यार्थियों को स्वस्थ चिंतन में सहायता मिलती है, इससे समय बीतता है, विद्यार्थी परस्पर तर्क कर सकते हैं। तो कक्षा में बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित क्यों किया जाना चाहिए? तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों को स्वस्थ चिंतन में सहायता मिलती है। मतलब जब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो बाकी सब बच्चे भी उस प्रश्न के ऊपर सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, उनके मन में सवाल आते हैं। तो एक अच्छी चीज है, इसलिए प्रश्न पूछने को हमेशा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72। आप इस कथन से तक सहमत हैं कि शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर की जानकारी होनी चाहिए। तो किस हद तक आप सहमत हैं इस बात से? पूर्णतया असहमत, असहमत, सहमत या पूर्णतया सहमत? मतलब शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक शिक्षक को विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर, मतलब उनकी जानकारी कहाँ तक है, वो कितना जानते हैं, इसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। तो इस बात से आप कहां तक सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? तो इसमें सोचने वाली कोई बात है नहीं, इस बात से हम पूर्णतः सहमत है, क्योंकि बिल्कुल हमको बच्चे के लेवल का जानकारी होना चाहिए कि बच्चे को कितनी जानकारी है, उस जानकारी के बाद हमको उसको और कितनी जानकारी देना है ताकि समझ में आ सके उसको। तो बिल्कुल ये जरूरी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें अधिक समय देंगे, उन्हें अधिक अभ्यास करने को कहेंगे, उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, उनके कारणों को ज्ञात कर उनकी मदद करेंगे। चलिए, तो विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर? आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करेंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए यहां पर अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके कारणों को ज्ञात कर उनकी मदद करेंगे, मतलब उनको किस बात पर समस्या हो रही है उसका पता लगाएंगे, उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और उनकी मदद करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अधिगम या शिक्षण? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इनमें से किस ऑप्शन में परिवर्तन नहीं होता बोला गया है? तो देखिए, शिक्षक बदल सकते हैं, अधिगम का तरीका बदल सकता है, शिक्षण भी बदल सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं बदलता। सो ऑप्शन यहां पर आपका बी, पाठ्यक्रम नहीं बदलता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण हुआ है या तब माना जाना चाहिए जब हर पाठ अपने निश्चित समय पर पूरा हो जाए, कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त हो, सब विद्यार्थी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले, हर विद्यार्थी का उसकी क्षमता अनुकूल अधिकतम विकास हो। कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण हुआ है या तब माना जाना चाहिए जब, तो कब मानेंगे आप, किस परिस्थिति में मानेंगे कक्षा में उच्चतम शिक्षा हुआ है?
उच्च कोटि की शिक्षा। सबसे सटीक आंसर यहाँ पर है जब सब विद्यार्थी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त कर ले। तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, डेली प्रैक्टिस कीजिए। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले।